देखिए, आपका संविदा नियम में सेक्शन 10 पढ़ाया जा रहा था, जो संविदा अधिनियम का क्रोड या आधारशिला या कुंजी माना जाता है, या सबसे महत्वपूर्ण कहिए सेक्शन माना जाता है, जो करार और संविदा को अलग भी करता है। यानी कि हम बताए थे कि कोई एग्रीमेंट तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वह सेक्शन 10 की कंडीशन को फुलफिल करे। पहली कंडीशन हम बताए थे कि करार के पक्षकार सक्षम हो। इसके लिए दो धाराएं 11 तथा 12 पक्षकारों की सम्मत स्वतंत्र हो। इसके लिए 13 से 22 उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण हो। धारा 23 वह करार एक्सप्रेस रूप से कॉन्ट्रैक्ट द्वारा वायड घोषित न किया गया हो। अगर अभिव्यक्त रूप से शून्य घोषित कानून द्वारा कर दिया गया है तो वह संविदा नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमने सेक्शन शुरू किया था धारा 24 पहले, कि अगर कुछ भाग वैध कुछ भाग अवैध है तो अगर अलग नहीं किया जा सकता वैध भाग को अवैध भाग से तो पूरा करार ही वाइड होगा, और अलग किया जा सकता है तो वैध भाग प्रवर्तनीय संविदा होगी और अवैध भाग शून्य करार। झारखंड में पूछा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरबिलिटी पृथककरणीयता का सिद्धांत की धारा में है, तो 24। 25 से आपका पिछली बार यूपी में डायरेक्ट सिद्धांत ही पूछ लिया था। न्यूडम पैक्टम का मतलब बताइए। प्रतिफल विहीन करार, प्रतिफल रहित करार। जिस करार में मूल्य न हो वह करार धारा 25 के तहत शून्य घोषित किया गया है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद बाद में देखा जाएगा। धारा 26 भी पूछा जाता है। विवाह का अवरोधक करार धारा 26 में शून्य। व्यापार का अवरोधक करार धारा 27 में। 28 भी पिछली बार जे में आई थी। कौन सी धारा प्रतिस्थापित है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की? 28 1997 में। विधिक 96 में 97 से लागू हुई। विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार कहाँ शून्य घोषित किया गया है? 28 में। फिर एजेस में हमने क्वेश्चन बनाया था, कैसे पूछा है? धारा 28 में। नया क्वेश्चन बन सकता है, कितने अपवाद हैं? 3, जहाँ की विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार वैध होंगे। आपका 3 एक्सेप्शन है जो डिटेल में चलेगा। हो सकता है आगे अब नया जो मॉडल बने आपका एक्सेप्शन से पूछ ले। धारा 29 हम पढ़ा रहे थे। 29 पर एक क्वेश्चन बनता है। इस सेक्शन को जब भी पढ़िए तो एविडेंस की धारा 93 से कोरिलेट करके पढ़िए। अभी धारा 93 कई राज्यों में बनी थी। देखिए, जो जिस करार का अर्थ निश्चित नहीं है या जिस करार का अर्थ निश्चित किया जाना साध्य नहीं है, साध्य यानी कि संभव नहीं है, उन करारों को धारा 29 वायर्ड या शून्य घोषित करती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में भविष्य में करार करने का करार अनिश्चित होने के कारण शून्य होता है। ये क्वेश्चन बना है। फिर आपका डार्लिंगटन बनाम डार्लिंगटन का केस बना है जस्टिस स्टोवेल का, कि संविदा फालतू समय की मजाकबाजी नहीं है। ये किस जज ने कहा? तो जस्टिस स्टोवेल ने इस केस में कहा, डार्लिंगटन बनाम डार्लिंगटन। आगे बताया जाएगा। अब 2-3 उदाहरण देखिए और इसको कोरलेट आपका करिएगा। मैं बता दूं एविडेंस की धारा 93 से। उदाहरण पहले देखिए। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें 500 या 1000 रुपया में बेचूंगा। तो 500 में बेचेगा कि 1000 में बेचेगा, क्या ये निश्चित है? तो अनिश्चित होने के कारण यह करार क्या होगा? शून्य। सेम उदाहरण। एविडेंस की धारा, रकम चेंज है लेकिन एविडेंस की धारा 93 में दिया गया है कि प्राइमा फेसाई ये दिखाई दे रहा है कि दस्तावेज बेकार हैं, क्योंकि जब घोड़ा का क्रय विक्रय का करार लोग कर रहे थे उसी समय
आपका लिख देते कि 500 में बेचेंगे कि 1000 में, तो असमंजस में क्यों डाल दिए कि 500 या 1000। तो यह करार अनिश्चितता के कारण क्या होगा, शून्य होगा। किस धारा में, 29। दृष्टांत एक पूछा जाता है, भविष्य में करार करने का करार पूछा गया है, तो वो भी क्या होगा, अनिश्चितता के कारण वाइड ही होगा। अगला नियम आइए, धारा 30 में वाइजरिंग एग्रीमेंट, बाजी करार को, पद्यम तौर के करार को, सट्टेबाजी के करार को शून्य घोषित किया गया है। और घुड़दौड़ इसका एक अपवाद है। लेकिन बाजी का मतलब क्या हुआ, जैसे पाकिस्तान और भारत में मैच चल रहा है, दो लोग बाजी लगाते हैं, पद्यम लगाते हैं, वाइजरिंग एग्रीमेंट करते हैं, ये टीम जीतेगी तो मैं 500 दूंगा और ये टीम जीतेगी तो तुम दे देना। इसी को हम क्या कहेंगे, बाजी करार। बाजी करार आपका अवैध नहीं है, बल्कि क्या है, शून्य है। इसके बाद आपका जो करार शून्य अलग अलग धाराओं में घोषित किए गए हैं, अब उन धाराओं को देखा जाए। एक सेक्शन 20 आपको देखना है कि अगर करार के दोनों पक्षकार आपका मिस्टेक में हो या भूल में हो, और भूल तथ्य की हो, और भूल ऐसी हो जो करार के लिए एसेंशियल हो, मर्म हो, जान हो, तो ऐसी दशा में वह करार भी वाइड होगा, शून्य होगा। भूल कराइए, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें अपना घोड़ा बेचूंगा, और करार करने के समय घोड़ा मर चुका रहता है। ये बात न तो ए को ए के ज्ञान में है, न ही बी के ज्ञान में है। तो जब घोड़ा ही मर गया है, तो दोनों पक्षकारों से भूल हो गई, और करार करते समय कौन मर गया था, घोड़ा। तो ये करार धारा 20 के तहत क्या होगा, शून्य। इसके बाद धारा 36, असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य होंगे। तो अगर करार असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार यानी कि आश्रित करार शून्य होते हैं, ये सेक्शन 36 में जाएगा। तो एक असंभव घटना देखा जाए, करार किया जाए, और वह करार शून्य घोषित करवाया जाए। ए बी से कहता है कि अगर आसमान और पृथ्वी एक जगह मिल जाएं, तो मैं तुम्हें 5,000 रुपया दूंगा। इस घटना का घटित होना संभव नहीं है। ए बी से कहता है कि अगर दो समानांतर रेखाएं, दो पैरल जो रेखाएं हैं, अगर वृत्त या सर्किल बना लें, तो मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। इस घटना का भी घटित होना संभव नहीं है। अतः ये सब करार क्या घोषित किए गए हैं, शून्य। सेक्शन याद रखिएगा, 36। अब अगला ये धारा 56 का पैरा फर्स्ट देखना है। धारा 56 का पैरा फर्स्ट, असंभव कार्य करने का करार स्वतः शून्य होता है। अब असंभव घटना देखिए, जैसे ही घटना आए तो आप 36 मारिएगा, और असंभव कार्य आ जाए तो कौन मारेंगे, 56 का पैरा फर्स्ट। जो उदाहरण दिया गया है, ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हारे लिए जादू से खजाना खोद दूंगा। तो क्या जादू से खजाना खोजा जाएगा, ये कार्य करने का करार क्या है, शून्य। अब आइए, कार्य ही असंभव है। देखिए दूसरा कार्य, ये कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 5 अरब दूंगा रुपया, यदि तुम चांद पर जाओ और वहां से तारे तोड़कर क्या करो, आकाश से लाओ। तो क्या ये कार्य संभव है। ए बी से कहता है कि हे बी, अगर 1 सेकंड में तुम 1 किलोमीटर दौड़ जाओ, तो मैं तुम्हें 5 अरब दूंगा। तो क्या 1 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना संभव है किसी भी हाल में, नहीं है। तो ये करार धारा 56 के किस पैरा के तहत शून्य घोषित किया गया, फर्स्ट। यानी कि आपका इसको कहते हैं प्रारंभिक असंभवता।
आपका इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, प्रारंभिक नैराश्यता, प्रारंभिक विफलता, इसमें संविदा तक मामला पहुंचता ही नहीं, करार ही क्या होता है सुन। लेकिन एक और असंभवता है, वह पश्चातवर्ती हैं। पश्चातवर्ती असंभवता में करार धारा 10 की शर्तों का पालन किए रहता है, लेकिन बाद में ऐसी घटनाएं घट जाएंगी कि संविदा का पालन संभव नहीं। तो आपका टेलर बनाम कार्डवेल का केस है और ये आगे बताया जाएगा। इस प्रकार आपका अंतिम पॉइंट देखा जाए, अगर कोई कानून कहता है कि संविदा लिखित में होनी चाहिए तो लिखित में हो, हस्ताक्षरित कहता है तो हस्ताक्षरित, रजिस्ट्रीकृत कहे तो रजिस्ट्रीकृत, और दो गवाह कह रहा हो कोई संविदा, तो कम से कम दो गवाहों का होना क्या है, आपका आवश्यक। लेकिन ये कब, जब कोई कानून स्पष्ट रूप से इसका क्या करे, वर्णन करे। नहीं तो संविदा, टीपीए में ही अच्छा उदाहरण मिलेगा। सेक्शन 9 में बताया था कि अंतरण मौखिक किया जा सकता है जब तक कि कानून ये न कहता हो कि आप इसको क्या करिए, लिखित रूप दीजिए। इस प्रकार आपका संविदा जो बताई गई थी कि संविदा आपका, अब संविदा में संविदा भंग पर उपचार एक बार देख लिया जाए। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, थोड़ा आगे कंसेप्ट को बढ़ाया जाए। देखिए आपका करार हुआ, करार धारा 10 की शर्तों की पूर्ति किया, वह संविदा बन गया। अब आपका संविदा भंग कराया जाए, यानी कि एक पक्षकार अपने वादे से मुकर गया। तो देखिए एक उदाहरण देखा जाए। ए ने बी से वादा किया था, संविदा किया था, करार किया था कि हे बी, ये मकान अपना, मैं तुम्हें ये मकान बेचूंगा। तो ये बेचा नहीं है, बल्कि भविष्य में बेचने का केवल क्या किया है, वादा। और बेचने के पहले ही ये अपने वादे से मुकर जाता है, यानी कि बेचने से पहले ही ये आपका मकान या जमीन बेचने से डिनाई कर देता है। तो पीड़ित पक्षकार कौन हुआ, बी हुआ। तो बी, आप वकील साहब हैं, आपके पास बी आता है, तो आप कौन कौन रेमडी बी को दिलवा सकते हैं, यानी कि संविदा भंग के मामले में कौन कौन सा उपचार उपलब्ध है। ये पहला क्वेश्चन। 4 उपचार उपलब्ध हैं, याद रखिएगा, यानी कि आप कितने उपचार हैं। पहला, संविदा का विशिष्ट पालन। दूसरा, प्रतिकर यानी कि कंपसेशन। तीसरा आपका क्वांटम मेरियट, जितना काम उतना दाम। और चौथा इंजक्शन यानी कि ब्याज। ये चारों समझिए, तो इसको चारों को आपको थोड़ा थोड़ा जानना है अभी। अगर ए ने अपना मकान बाद में बेचने से इनकार कर दिया, यानी कि ए ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया, ए ने अपना वचन नहीं निभाया, अर्थात ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, संविदा को भंग किया, तो जो पीड़ित पक्षकार भी है उसे क्या क्या हक मिलेगा। तो न्यायालय में भी जाए और पहली मांग ये करे कि हजूर संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए, विशिष्ट पालन करवाया जाए। विशिष्ट पालन का मतलब कि हमें वही वस्तु दिलवाई जाए जिस वस्तु के लिए हमने संविदा की थी। तो बताइए किसके लिए संविदा किया था बी ने, मकान के लिए। तो पहला जाकर कहेगा कि ए को आदेशित किया जाए न्यायालय द्वारा कि ये मकान हमें क्या करे, बेचे। तो इसको हम क्या कहेंगे, संविदा का विशिष्ट पालन। दूसरा बीएचयू में क्वेश्चन बना कि संविदा भंग के मामले में मुख्य उपचार क्या है। तो मुख्य उपचार पहला ही है, संविदा का कैसा पालन, विशिष्ट। दूसरा जो उपचार है आपका कंपसेशन का है कि भी संविदा के विशिष्ट पालन के साथ या उसके अलावा ऐसे मुआवजा मांग सकता है। तो मुआवजा के लिए कॉन्ट्रैक्ट की 3 धाराएं अप्लाई होंगी, पूछा भी गया है 73, 74 और 75। धारा का हेडिंग याद रखिए।
अपरिनिर्धारित प्रतिकर अनलिक्विडेटेड कंपसेशन धारा 73 में संविधान नियम की, पर निर्धारित 74 में, और अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करने वाला प्रतिकर पाएगा 75। फिर सेक्शन याद रखिए, 2-3 बार रिपीट किया है। अपर निर्धारित पूछे तो कौन सी धारा? 73। पर निर्धारित 74 और अधिकार पूर्वक संविदा को भंग करने वाला पूछे 75। 3 धाराएं एकदम रटा होना चाहिए। तीसरा उपचार क्वांटम मेरिट है। क्वांटम मेरिट मतलब जितना काम उतना दाम हमें दिया जाए। हमारा आशय फ्री में पढ़ाने का नहीं था, तो मैं जितना आपको पढ़ाया हूँ उतना दाम वसूल करने का हकदार हूँ मैं। ये सिद्धांत याद रखिएगा, धारा 70 में है और प्रतिकर मांगा जाता है 73 में। तो कई बार बना है। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत किस धारा में निहित है? कॉन्ट्रैक्ट की धारा 70 और इसके लिए कंपसेशन की धारा में 73। 2 धारा याद रखिएगा। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत किसमें है? 70। प्रतिकर मांगा जाता है। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या हुआ? जितना जिसने किया है उतना उसे भरपाई, यानी कि एक लाइन में जितना काम किया हूँ उतना क्या आप दीजिए? दाम। और चौथा है इंजक्शन, यानी कि ब्यादेश। ब्यादेश का मतलब बी मांग करेगा कि हजूर ए दूसरे को बेच सकता है मकान अपना, ए ने हमसे करार किया था, अतः ए के मकान बेचने के अधिकार पर आप रोक लगा दीजिए, नहीं तो दूसरे को बेच देगा तो हम केवल झुनझुना बजाएंगे, हमें मिलेगा नहीं। अतः एक को दूसरे को बेचने पर क्या लगाइए? ब्यादेश या आदेश द्वारा रोक। तो 4 उपचार हैं। इसमें जो पूछा गया है मुख्य उपचार कौन है, तो विशिष्ट पालन मारिएगा। सहायक उपचार कौन है? प्रतिकर, ये मारिएगा। संविदा अधिनियम में कौन सा उपचार दिया गया है? प्रतिकर। विशिष्ट पालन अलग कानून है। संविदा अधिनियम में कौन सा उपचार है? कंपसेशन का, धारा 73 से लेकर कहाँ तक? 75 तक। तो संविदा भंग पर उपचार पूछ ले तो याद रखे कितने उपचार उपलब्ध हैं? 4। तो आपका आईपीसी में उपचार पूछा जाता है, टाट में पूछा जाता है, वो भी कोरिलेट करना जरूरी है। आईपीसी में उपचार क्या है? तो दंड दिया जाता है। तो दंड के प्रकार किस धारा में? 53 में। कितने प्रकार के दंड दिए गए हैं? 5। नहीं 5 भाई, 6, एक हट गया है। वर्तमान में 5 हैं। फिर आपका टाट में आ जाना है। अपकृत में बिहार में पूछा जाता है क्या उपचार है? तो अपनिर्धारित प्रतिकर, दूसरा व्यादेश, और तीसरा संपत्ति का संपरिवर्तन, यानी कि संपत्ति को पुनः वापस लेने का अधिकार। 3 अपकृत में 3 उपचार हैं। अपरिनिर्धारित प्रतिकर पहले से निर्धारित नहीं होता, दूसरा इंजक्शन या व्यादेश, और तीसरा संपत्ति का कन्वर्जन, यानी कि संपरिवर्तन, यानी कि जो संपत्ति हमसे छीन गई है उसे क्या दिलवाया जाए? वापस। तो यहाँ भी पूछा जाता है कि मुख्य उपचार क्या है? तो जो पहला मैं बताता हूँ हमेशा वही क्या है? मेन रेमेडी। तो अपरिनिर्धारित प्रतिकर की पर निर्धारित प्रतिकर टाट में अपरिनिर्धारित पहले से निर्धारित नहीं होता, तो कौन निर्धारित करेगा? न्यायालय। कितना मुआवजा दिलवाया जाए इसका डिसीजन कौन देगा? कोर्ट देगा। अब आइए, संविदा अधिनियम की जो सामान्य बातें थी वह आपका समाप्त हुई। करार संविदा होती क्या है, तो पढ़ाते पढ़ाते तमाम सेक्शन आपको बताए गए। अब आइए दूसरे एंगल से चला जाए आपका। अब एक एक करके आपका एंगल से चला जाए। सबसे पहले कुछ सामान्य बातें देखी जाती हैं, और सामान्य बातों में आपका पहली बात हम बताए थे कि संविदा अधिनियम का भारत में वर्तमान में इनफोर्स रहने का आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है? तो आर्टिकल 372। ये पहला हम बता चुके हैं, दोबारा ना बताया जाए। इसके बाद कुछ सामान्य बातें पूछी जाती हैं कि संविदा अधिनियम में आपका इस संविदा अधिनियम
का निर्माण किस तारीख को हुआ, तो जिस तारीख को वह उस समय के गवर्नर जनरल अपनी अनुमति संविदा अधिनियम पर प्रदान किए होंगे, वही तारीख उसके निर्माण की तिथि होती है। तो बेयर एक्ट में दाहिने बगल एक डेट लिखी है और डेट आप देख सकते हैं कौन है, आपका 25 अप्रैल 1872। तो अगर क्वेश्चन बने, हम लिखवा देंगे, अब शुरू किया जाए संविदा अधिनियम, इसको पॉइंट वाइज लिखवा देंगे भाई। अगर क्वेश्चन बने कि संविदा अधिनियम का निर्माण कब किया गया, तो 25 अप्रैल आपका 1872। इसके बाद अधिनियम संख्या या एक्ट नंबर या क्रम संख्या पूछ लिया जाता है, 9 है। इन्फोर्समेंट डेट महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है 1 सितंबर 1872। एक क्वेश्चन आपका इन्फोर्समेंट डेट से आ सकता है। जो इतिहास आपका है कि प्रवर्तन तिथि यानी कि किस तारीख को कौन कानून लागू हुआ, एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। या जो जे में नया मॉडल बनता है कि किन दो कानूनों में एक समानता पाई जाती है, नियमों में नहीं, तो संविदा अधिनियम और आपका साक्ष्य अधिनियम में समानता है। क्या समानता है कि दोनों कानून एक ही तारीख को लागू हुए, वह तारीख रट कर जाइएगा, 1 सितंबर 1 सितंबर 1872। क्वेश्चन आया हुआ है, गलत न हो। संविदा अधिनियम के प्रवर्तन प्रारंभ लागू होने की तारीख कौन सी है, गलत न हो, 1 सितंबर 1872। एविडेंस एक्ट भी इसी तारीख को क्या हुआ, लागू। अब देखिए, कंपटीशन का कम समय में ज़्यादा अचीव करने का यही तरीका है कि आप जितने कानून हैं उन सभी कानूनों को एक जगह एकत्र करके कब वे कानून लागू हुए, माइनर के अलग लिस्ट बना लीजिए और मेजर के अलग। तो दो कानून तो पढ़ना नहीं है लागू होने में, क्योंकि जुरिस्प्रूडेंस में सिद्धांत हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो वहाँ यूएनओ पूछा जाता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई, तो बस स्थापना ही वही प्रवर्तन तिथि का ही है। लेकिन जो अन्य आपके 7 कानून है जे में प्री में लॉ वाले पेपर में, तो उसका प्रवर्तन तिथि एकदम याद होना चाहिए। देखिए कैसे रटा जाता है, कम समय में यही तरीका है सबसे अच्छा। संविदा अधिनियम कब लागू हुआ, 1 सितंबर 1872। साक्ष्य अधिनियम भी कब लागू हुआ, 1 सितंबर 1872। फिर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस तीनों पढ़ लीजिए। आईपीसी कब लागू हुई, 1 जनवरी 1862। आपका सीआरपीसी कब लागू हुई, 1 अप्रैल 1974। एविडेंस हम बता ही चुके हैं। इसके बाद टीपीए हम बताए थे 1 जुलाई 1882 को लागू हुई। फिर आपका सीपीसी 1 जनवरी 1909 को लागू हुई। और कोई बच्चा आपका नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया टीपीए 2, और ये 3 आपका 5 2 7 हो तो गए सब। हाँ हाँ, संविधान भाई एक बचा है, देखिए संविधान कब लागू हुआ, तो संविधान बीएचयूएलएलएम में पूछा गया था कितने भागों में लागू हुआ था, 2 भाग। किस अनुच्छेद में लागू होने की तारीख दी गई है, 394। और पूरी तरह कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1900। इसका संवैधानिक आधार कौन सा अनुच्छेद है, 394। 394 में स्पष्ट लिखा गया है। तो ऐसे ही आपका अब माइनर चल रहा है तो एक एक आगे बढ़ेगा, तो एक माइनर पढ़ाया जा रहा है, कम से कम उसका तैयार रखिए कि आपका डावरी एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 1961। अभी एक ही तैयार रखिए, क्योंकि एक ही बार झुआ भर नहीं, इतना कम से कम आपका तैयार होना चाहिए। आपका हर एक जगह एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, मैं बता दूं। आगे बढ़ा जाए। अब संविदा अधिनियम में आगे पूछा जाता है कि संविदा अधिनियम में मूल रूप से कितने अध्याय थे, तो 11 अध्याय थे। वर्तमान में कितने अध्याय बचे हैं, 9 बचे हैं। तो 2 क्या हुआ, तो 2 समय समय पर
रिपील कर दिए गए, निरसित कर दिए गए। तो अब अगला क्वेश्चन जो जे में बना है कि संविदा अधिनियम का कौन कौन सा अध्याय निरसित है। तो 7 और 11 रट कर जाइएगा। फिर कौन कौन सा अध्याय संविदा अधिनियम का निरसित है। तो चैप्टर 7 निरसित है और चैप्टर आपका 11। तो वर्तमान में ये क्वेश्चन आ चुका है जे में, सतर्क रहिएगा। अध्याय 7 में अब समझिए क्या था, क्योंकि यही निपटा देना है इसको। चैप्टर 7 संविदा अधिनियम की धारा 76 से लेकर 123 तक में था। ये माल विक्रय से रिलेटेड था। फिर एक बार देखिए, अध्याय 7 संविदा अधिनियम की धारा आपका 76 से लेकर 123 तक में प्रावधानित था। ये माल विक्रय से था। 1930 में इस अध्याय को निश्चित किया गया। सन भी याद रखिए, 1930 में इस चैप्टर को, इस अध्याय को समाप्त करके और इस विषय पर एक नया कानून बना दिया गया, माल विक्रय अधिनियम 1930। अध्याय 11 आपका भागीदारी के बारे में था, भागिता के बारे में था, साझेदारी के बारे में था, अर्थात पार्टनरशिप के बारे में था। सेक्शन याद रखिएगा, आपका वह सेक्शन था 239 से लेकर 266 टू 239 से लेकर 266 तक। 1932 ईस्वी में इस अध्याय को रिपील किया गया और इसके जगह इस अध्याय को रिपील किया गया और भागीदारी के बारे में एक नया कानून बनाया गया, भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932। तो कौन कौन से अध्याय रिपील हैं, कब किए गए, ये किस धारा से किस धारा तक थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है। अब इफेक्ट देखा जाए। किसी भी कानून का दो इफेक्ट होता है, एक प्रास्पेक्टिव और एक रीप्रास्पेक्टिव। दोनों पहले समझिए तो एक एक लाइन। प्रास्पेक्टिव मतलब भविष्य लक्ष्य और रीप्रास्पेक्टिव मतलब भूत लक्ष्य। यानी कि चूंकि 1 सितंबर 1872 से संविदा अधिनियम लागू हुआ है, तो अब समस्या देखिए क्या आएगी। क्या 1 सितंबर 1872 के पहले की गई संविदा के मामले में यह कानून लागू होगा कि नहीं। अगर लागू होगा तो हम कहेंगे कि इसका प्रभाव भूतलक्षी भी है और भविष्यलक्षी तो सभी का होता है। भाई भविष्यलक्षी तो सभी का होता है। मेन समस्या किस पर आती है, बैक डेट से कानून को लागू करना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो संविदा अधिनियम चूंकि 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ है और अतः इसका जो प्रावधान है, इसका इन्फोर्समेंट है, वह रीप्रास्पेक्टिव नहीं है, भूतलक्षी नहीं है। तो क्वेश्चन का मॉडल देखिए। संविदा अधिनियम का प्रभाव भूतलक्षी है, भविष्यलक्षी है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप दोनों न मारिएगा, केवल और केवल भविष्यलक्षी। क्योंकि 1 सितंबर 1872 के पहले की गई संविधाओं के मामले में ये कानून अप्लाई नहीं करेगा, बैक डेट से लागू नहीं है। तो भविष्यलक्षी का मतलब कि 1 सितंबर 1872 के बाद ये कानून लागू होगा। इस पर फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनता है कि मूल अधिकारों का प्रभाव भविष्यलक्षी है, भूतलक्षी है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मूल अधिकार हमें 26 जनवरी 1950 से मिले हैं। तो क्या उसके पहले से मांग कर सकते हैं? क्या 25 जनवरी 1950 से मांग कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, क्योंकि मूल अधिकारों का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। तो कब से मिला है? 26 जनवरी 1950। और उसके बाद तो हम मांग कब से कर सकते हैं? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। उसके पहले वाले कार्य
जो मूल अधिकारों का हनन किए हैं वे वैध माने जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मूल अधिकारों का प्रभाव पूछा जाता है, भविष्यलक्ष्मी की भूतलक्ष्मी की दोनों दोनों ना मारिएगा, केवल और केवल कौन, भविष्यलक्ष्मी। बैक डेट से हमें प्राप्त नहीं है। अगला नियम देखिए, भारतीय संविदा अधिनियम कैसा कानून है ये पूछा जाता है, सिविल कानून है कि क्रिमिनल कानून है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि ये जो कानून है ये कैसा कानून है, एक सिविल कानून है, यानी कि दीवानी कानून है। अब आइए, भारतीय संविदा अधिनियम की जो योजना है, आपका जो प्लानिंग है, वह आपका भारतीय संविदा अधिनियम को दो पार्ट में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। भारतीय संविदा अधिनियम को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट सेक्शन 1 से लेकर 75 तक है, जिसमें संविदा के बारे में सामान्य प्रावधान है। संविदा कैसे करार बनेगा, कैसे संविदा बनेगी, कौन से करार शून्य होंगे, कौन से वैध होंगे, कैसे भंग होगा तो कैसे प्रतिकर पाया जाएगा, ये जनरल रूल कहाँ से कहाँ तक है। तो आपका जवाब रहेगा 1 से लेकर कहाँ तक, 75। अब दूसरा पार्ट देखिए, यही आपका टेक्निकल क्वेश्चन है। संविदा अधिनियम के द्वितीय भाग में जब मूल रूप से संविदा अधिनियम 1872 बना था, तो 5 प्रकार के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, 5 प्रकार की विशिष्ट संविदाएं दी गई थी। तो अभी हमने बताया कि कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं अब संविदा अधिनियम से बाहर हो चुकी हैं, 2। तो बचा कितना, 3। तो वर्तमान समय में कितने प्रकार की विशिष्ट संविदाएं संविदा अधिनियम में दी गई हैं, 3। तीनों का नाम याद रखिए। पहला आपका क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूत, दूसरा उपनिधान और तीसरा अभिकरण। तीनों का कम से तो कौन कौन सी विशिष्ट संविदाएं अभी भी संविदा अधिनियम में प्रावधानित हैं, यहाँ तो 3 है। तो कौन नहीं है पूछ सकता है, तो नहीं वाले में दो ऑप्शन, दो में से कोई एक देखिएगा, माल विक्रय नियम और कौन सा, भागीदारी। तो माल विक्रय नियम किस अध्याय में था, 7 में। भागीदारी किस अध्याय में, 11। अध्याय 7 कब निश्चित किया गया, 1930। और भाग 11, अध्याय 11 कब निश्चित किया गया, 1932। सेक्शन याद रखिएगा, माल विक्रय के बारे में कहाँ से कहाँ तक प्रावधान था, 76 से 123। और भागीदारी के बारे में 239 से लेकर 266। एकदम रट्टा होना चाहिए, ये सब गलतियां भाई क्षम्य नहीं है, मैं बता दूं। अगला देखिए, जहाँ तक संविदा अधिनियम की बात है आपका, अगर हाँ, संविदा अधिनियम क्या अपने आप में पूर्ण है कि नहीं, ये बिहार का मॉडल है। तो संविदा अधिनियम संविदा के बारे में पूर्ण प्रावधान नहीं करता। अब इसको, अब आपका पूछा जाता है कि ये कहाँ से निकलता है ये सिद्धांत कि यह कानून एब्सोल्यूट नहीं है, एक एग्जॉस्टिव नहीं है, अपने आप में पूर्ण नहीं है। तो थोड़ा उद्देश्य का देखिए, एक बार पढ़िए प्रियम्बल, एक बार आप लोग प्रियम्बल पढ़िए, देखिए टेक्निकल क्वेश्चन कैसे निकाले जाते हैं। एक बार आप कम से कम उद्देशिका पढ़िए। संविदा से संबंधित विधि के कतिपय भागों, जो ये सम पार्ट लिखा है, कतिपय भागों, कतिपय मतलब कुछ भागों, इसका मतलब ये हुआ कि संविदा से संबंधित सभी प्रावधानों का उल्लेख इस कानून में नहीं है। कतिपय मतलब हुआ क्या, कुछ। तो अब बिहार यही टेक्निकल क्वेश्चन बनाया कि आखिर संविदा के तत्व या संविदा के अंग किन किन अन्य कानूनों में पाए जाते हैं, तो रट्टा मार कर जाइएगा। एक तो टीपीए, तो हम क्या बताए हैं, टीपीए किसका भाग है, संविदा का, किसका पूरक है, रजिस्ट्रेशन का। और दो अन्य कानून जोड़ दीजिए जो कॉन्टेक्ट में ही थे, बाहर हो गए, कौन कौन, माल विक्रय नियम 1930
और दूसरा कौन सा, भागीदारी अधिनियम 1932। इसके बाद तो आपका टीपीए हो गया, रटे रहिए, माल विक्रय अधिनियम हो गया, भागीदारी अधिनियम, एक एसआरए हो गया, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। तो ये भी संविदा का ही क्या है, भाग। और संविदा का अगर पूरक पूछ लिया जाए तो पूरक में आप पंजीकरण अधिनियम मारिएगा, पूरक में क्या मारेंगे, सप्लीमेंट्री में। ये बिहार ने पूछा कि संविदा के तत्व और किन किन कानूनों में पाए जाते हैं, तो रट्टा मार कर जाएगा, 4 कानून में लिखवा दूंगा कल। कौन कौन कानून है फिर एक बार याद रखिए, भागीदारी, माल विक्रय, टीपीए और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम। ये पंजीकरण अधिनियम आपका वो है, पूरक है। अब आइए, अब क्या, अब भारत सरकार के साथ संविदा पूछी गई है कि अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के साथ संविदा करता है तो क्या ये कानून लागू होगा, नहीं। इसके लिए स्पेशल प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और वह अनुच्छेद याद रखना है। अब आइए 2 अनुच्छेद कम से कम बताना पड़ेगा कि अगर राज्य सरकार या भारत सरकार के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो 299 आर्टिकल लागू होगा, और भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई कर्मचारी कोई टाट करता है, अपकृत या दुष्कृत या रांगफुल एक्ट करता है तो सरकार का क्या दायित्व होगा, ये अगला अनुच्छेद 300 में दिया गया है। तो संविदा बताइए किस आर्टिकल में, 299, राज्य का अपकृत्यात्मक दायित्व, टाटियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, किस अनुच्छेद में, 300। कम से कम 2 तो याद रखिए, भले और कुछ न रहे। संविदा किस धारा में, 299 नहीं अनुच्छेद, और अपकृत किस में है, 300। इस प्रकार आपका कह सकते हैं कि जो सामान्य बातें थी वे सामान्य बातें आपका लगभग समाप्त हो गई। तो कल आपका अध्याय प्रियम्बल से हम शुरू करेंगे, आपका सामान्य बातें समाप्त हो गई। अभी एक लिखवा जाएगा 1-2 दिन बाद, क्योंकि 2-3 पेज हो जाए तब एक ही बार आधा घंटा में लिखवा जाए, अभी तो बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। हाँ भाई, जो लोग डेमो ले रहे हैं एडमिशन करा लें, अब बार बार कहना ना पड़े। भाई जो लोग अपना पढ़ रहे हैं, आपका 1-2 दिन हो गया तो एडमिशन करा लें। तो कल आपका क्लास चलेगा, कल हम सेक्शन वाइज शुरू कर देंगे प्रियम्बल से, आपका जो जो क्वेश्चन बनता है